नमस्कार दोस्तों, आज हम नई वाहन कबाड़ नीति पर बात करेंगे जो काफ़ी एम्बिशियस इसके तौर पे देखा जाना चाहिए। आपको लग सकता है कि जो 10,000 करोड़ की जो इसमें बात की गई है वो एक तरीके से कम है जीडीपी के हिसाब से आप देखें, लेकिन 10,000 एक ही सेक्टर के अंदर ये काफ़ी मायने रखता है। तो बेसिकली स्क्रैपिंग पॉलिसी है क्या, इसके अनछुए पहलू क्या हैं, ये कंज्यूमर को किस तरीके से affect करेंगे, आम नागरिक को किस तरीके से, व्हीकल्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसकी टाइमलाइन क्या है, मुख्यतः डेट्स इसमें क्या क्या दी गई हैं, किस तरीके से सरकार इसको देख रही है। सरकार 2024 की बात भी कर रही है, 23 की भी कर रही है, 22 की भी कर रही है, लेकिन इसके जो असर दिखने को मिलेंगे वो आपको 2029 के आसपास देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये इंडस्ट्रियल सेक्टर इसको लेके क्या सोचता है, खास करके ऑटो सेक्टर का इसमें क्या रुझान है, ऑटो सेक्टर इसे किस तरीके से देख रहा है। और दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण बात की गई है वो इन्वेस्टमेंट को लेके की गई, यानी कि जो निवेश की बात है। निवेश जो है, जैसे कि हम पिछले लेक्चरों में बात करते हैं, जब आरबीआई का भी फेवरेट टर्म है, वो नीति आयोग का भी है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर उसे कई मौकों पे कह चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको कहती रहती है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभी जो सीआईआई के साथ जो मैं इंटरेक्शन किया था उसमें भी उन्होंने निवेश की बात की थी। यानी सरकार ये मान के चल रही है कि किसी भी तरीके से हर सेक्टर के अंदर जितने से ज़्यादा पॉसिबल निवेश हो उसको वेलकम किया जाए, उसके आने के लिए सुविधाजनक एक तरीके से पॉलिसीज बनाई जाए। तो उस सिलसिले में उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आप जब एनालिसिस करेंगे इस स्क्रैपिंग पॉलिसी का, और जब इसको आप आंसर का रूप देंगे या जब इसको आप इंटरव्यूज में जब इस पे बातें करेंगे तो आपको किस तरीके से करेंगे, किन किन मुख्यतः बातों पे, किन किन से, जैसे एमसीक्यूज में जो स्टेटमेंट्स होंगी हम उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और किस तरीके से जो वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है जो सरकार का, क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है, जिसको हम VVFMP भी कहते हैं, यानी कि वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसका जो इकोनॉमिक एनालिसिस है, खास करके एनवायरनमेंट पे क्या होगा, हम उस पर बात करेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर पे बात करेंगे, सरकार की जो नीति है हम उस पर बात करेंगे, और किस तरीके से सरकार इसको लेके बहुत उत्साहित है, और उन उत्साह में आने का जो कोर है, जो आधार है, वो किन किन बातों को तरफ इशारा करता है, तो हमें उनका अध्ययन करना होगा। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। और इसमें एक बात इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में निवेशक सम्मेलन के दौरान, मैं फिर से कहता हूँ, गुजरात में जो निवेशक सम्मेलन हुआ जो कि गुजरात सरकार के द्वारा आयोजित था, उस सम्मेलन में, निवेशक सम्मेलन के दौरान इस नीति को शुरू करने की घोषणा की है। तो आप इसका सिग्निफिकेंस समझ सकते हैं। अब इसी बात से इसको सिग्निफिकेंस देख सकते हैं कि सरकार इसको लेकर के कितनी एक तरीके से कितनी ज़्यादा इसको लेकर के उत्साहित है, कितनी ज़्यादा इसको लेकर के होपफुल है, और इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और हम एक तरीके से व्हीकल सेक्टर के अंदर हम अगले 5, 7, 10 सालों में हम एक नई दिशा में पहुंच चुके हैं, जिसकी बहुत ज़रूरत है। खास करके जब एनवायरनमेंट के आंकड़े देखेंगे, जो मैं आंकड़े आपको बताऊंगा, हम दिल्ली का केस स्टडी के तौर पे भी इसको देखेंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो गुजरात सरकार द्वारा आयोजित निवेशक सम्मेलन में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति, फिर से मैं बोलता हूँ, राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति, यानी कि जो वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, VVFMP, इंडिया स्क्रैपिंग पॉलिसी इसको कहा जा रहा है। तो राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति पेश करने का औपचारिक ऐलान इस एक तरीके से इसको देखना चाहिए। और इस नीति के तहत जो है करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने की जो गवर्नमेंट जो है उस तरीके से होपफुल है। यानी कि 10,000 करोड़ की जो रकम है जो मैंने आपको पहले बताया था, तो वो इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसमें एक बात और आती है कि जो उन्होंने टर्म यूज किया, ये आपको इंटरव्यूज में भी बोलनी चाहिए, आपको आंसर्स में भी लिखनी चाहिए। तो जिस तरीके प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये नीति जो है कचरे से कंचन, यानी कि वेस्ट टू वेल्थ, ये टर्म बहुत पॉपुलर हो गया है। तो वेस्ट टू वेल्थ का अभियान है, और इसमें एक टर्म और यूज हुई है जिसको कहा जा रहा है चक्रीय अर्थव्यवस्था, यानी कि साइक्लिक इकोनॉमी। अब ये साइक्लिक इकोनॉमी क्या है, मैं आपको इसको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि इससे भी कई बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसको हम डिटेल से करेंगे थोड़ा सा आगे, जब हम एनालिसिस पार्ट में होंगे। तो इसमें जो एक चीज है वो ये है कि पुनः उद्योग, पुनर्चक्रण और एक तरीके से पुनः प्राप्ति के सिद्धांत के साथ वाहन एवं धातु क्षेत्र में बहुत फायदा ये पहुंचाने जा रही है, ऐसा सरकार का स्पष्ट मानना है। अब इसमें बात निकल करके आती है कि प्रदूषण को लेकर के जो चिंता जताई जाती है काफी सालों से, अब दिल्ली में देख लीजिए जिस तरीके से स्मॉग हो जाता है विंटर्स में, और उसमें फिर जो पराली जलाने का एक रीजन हो सकता है, होता है, और एक उसमें व्हीकल्स का जो पॉल्यूशन है वो करीब करीब उसमें 23% निकल करके आता है। तो मैं आपको उस आंकड़े को भी अभी बताता हूँ। तो उसमें जो है कि अगर आप पॉल्यूशन के हिसाब से देखें तो जो शहरों के अंदर जो प्रदूषण को घटाने और पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के साथ साथ इसमें इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ की बात कर रहे हैं। आरबीआई की आप देखें उसमें भी ग्रोथ की बात है, नीति आयोग को आप सुने ग्रोथ की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सुने, आप पार्लियामेंट के डिबेट्स में देखें, आप प्रधानमंत्री मोदी से
सुने, इसमें कहीं पर भी हर कोई जो है ग्रोथ की बात कर रहा है इस वक्त, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। और जिस तरीके से इन्फ्लेशन को भी थोड़ा सा अंडर प्ले करने की बात की जा रही है, लेकिन ग्रोथ पर सभी का इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस है। तो उसमें जो है कि ये जो नीति है ये एक तरीके से शहरों में प्रदूषण घटाने को, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ साथ तेज विकास की केंद्र सरकार का एक तरीके से कमिटमेंट इसमें एक रीअश्योर करती है यहाँ पर। तो एक तरीके से इसमें देखा जाए कि जब ये स्क्रैपिंग के लिए जो पुराने वाहन होंगे इसको कबाड़ पर बदलने पर एक स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसका जो उपयोग है नए वाहन खरीदते समय किया जा सकता है। उसमें कुछ इंसेंटिव्स भी हैं। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एमसीक्यू में बन सकता है क्वेश्चन, वो ये है कि इसके तहत जो है जो नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है देना होगा, कितना देना होगा परसेंटेज में। तो फिर जो इसमें अभी बात की जा रही है इसमें पंजीकरण शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी। और अगर जब आप इसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा तो जो नए वाहन खरीदते समय इसका आप उपयोग कर सकते हैं। और इसमें एक बात मैं और बता दूं, सरकार ने यह भी कहा है कि भविष्य में होने वाले जो बदलाव होंगे उनके लिए भी सरकार जो है समय समय पर तैयार रहेगी, यानी कि सरकार ने इस पर एक लचीला रुख भी इसमें दिया है। तो सरकार एक तरीके से रोड टैक्स में भी जाकर के, जिसको पथकर भी कहा जा रहा है, इसमें जो रियायत देने की जो संभावना भी तलाश रही है, यानी कि फ्यूचर्स में आप इसमें थोड़े से और चेंजेस देख सकते हैं। तो अब ये बात निकल करके आती है, अगर हम दिल्ली का, जैसे हमने केस स्टडी का एग्जाम्पल लिया था, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पुराने वाहन और खटारा वाहनों को सड़क से हटाना बहुत ही आवश्यक कदम है। ये हर स्तर पर आपने सुनी होगी बात, हर साल विंटर्स में दिल्ली को लेकर के ये बातें बहुत आप सुनते हैं। इसके बाद जो है कि दिल्ली में जो प्रदूषण में वाहन की जो हिस्सेदारी है, यानी कि मैं फिर से कहता हूँ प्रदूषण से, जैसे कि मैंने पहले कहा, जो इसकी हिस्सेदारी करीब 23% की है। यानी कि पुराने वाहनों की जगह जब नए वाहनों के आने से ये स्तर जो घट करके ये 16% पर आ जाएगा। यानी कि ये इसमें आप देखें करीब करीब 7-8% का जो इसमें रिडक्शन आएगा। तो यानी कि ये 1/3 आप रिडक्शन कह लें, अब उस तरीके से नहीं, लेकिन चलिए कुछ तो बेहतर होगा। तो यानी कि 23% भी व्हीकल पॉल्यूशन है दिल्ली के अंदर, जो रीजन है वो घट करके 16 पे आ जाएगा। यानी कि इससे एक जो है कि काफी ज्यादा शुद्ध हवा में, अब शुद्ध हवा के कितने फायदे हैं, एनवायरनमेंट का क्या कंसर्न्स है, ये हम सभी जानते हैं। तो इसके बाद इसमें एक बात और होती है, एक मैं आपको बताता चलूं एग्जाम्पल के तौर पर, जो BS6 के जो ट्रक्स हैं, BS6 मानक के जो ट्रक हैं, उनकी तुलना में जो एक तरीके के जो पुराने जो उत्सर्जन वाले जो ट्रक हैं, वो जो मानक वाले जो हैं, वो करीब करीब 36 गुना ज्यादा जो प्रदूषण है वो पर्यावरण के अंदर छोड़ देते हैं। यानी कि 36 टाइम्स जो ओल्ड ट्रक्स हैं और जो BS6 के जो नए ट्रक्स आ रहे हैं, इनमें आप इस डिफरेंस देख लीजिए कितना बड़ा है। और सरकार इसीलिए BS6 के ऊपर इतना ज्यादा जोर दे रही है। अब बात इसमें निकल करके ये आती है कि एक तरीके से जो निजी वाहन बेचने पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदते समय भी बात हो, क्योंकि उसमें जो है शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। तो 2029-30 में काफी सारी कॉर्पोरेट ने भी कहा है कि वो अपने को सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ इसमें शिफ्ट कर देंगे। तो यानी कि यह है कि 5-7 साल के बाद अब इसके इफेक्ट्स जो हैं वो आपको इसमें रिजल्ट्स के तौर पर दिखने मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है, आपको अगली स्लाइड पे दिखाता हूँ। इसमें अब यहाँ सवाल उठता है कि इसको कॉर्पोरेट सेक्टर किस तरीके से देख रहा है, और खास करके ऑटो सेक्टर का इस पर क्या सोचना है, किस तरीके का उनका रुझान है। तो उनका उनका भी ये मानना है, वो ये जानते हैं कि किस तरीके से जो ऑटो सेक्टर के अंदर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो फौरन नजर नहीं आने वाले हैं। और इस वक्त भी देखें आप, जो कारों की जो बिक्री है उसमें थोड़ा सा डिप है, और इसमें जो कारों की बिक्री इस नीति से अभी बहुत दूर की बात है। लेकिन धीरे धीरे जब हम इस दिशा में बढ़ना शुरू करेंगे सरकार के एक लचीला रुख के साथ, तो उसमें जो डिमांड को बूस्ट करने पे कारों को इलेक्ट्रिक व्हीकल की शिफ्टिंग, तो वहां पर कुछ संकेत मिलेंगे, तब जाकर के कॉर्पोरेट अपनी पॉलिसी को फॉर्म थोड़ा इस पे और ज्यादा उत्साह के साथ करता नजर आएगा। तो मगर ये बात अच्छी है कि हमारे पास जो कबाड़ नीति है इसके साथ आगे बढ़ा जा रहा है, तो इसका एक तरीके से स्वागत योग्य कदम इसको कॉर्पोरेट भी करना चाहिए, करता भी है। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो फिटनेस कबाड़ केंद्रों की बात की गई है, इसके लिए नियम के साथ जो है इसमें कुछ डेट्स दी गई हैं, टाइमलाइंस दी गई हैं। तो इसके साथ जो 1 अक्टूबर से पुराने वाहन को कबाड़ में बदलने का काम शुरू हो जाएगा इसी साल से 1 अक्टूबर से। वो किस किस तरीके से होगा आप ये देखिए, इसमें डेट 2022, 2023, 2024 की भी है। तो इसमें जो है सरकारी और सार्वजनिक उपक्रम के जो वाहन हैं, इसके लिए जो फिटनेस जांच है वो होगी आपकी 1 अप्रैल 2022 से। और जो इसी साल जो 1 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से एक दिन पहले से ये काम शुरू हो जाएगा। और इसमें जो सार्वजनिक उपक्रम है, सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम के जो वाहन हैं, इनकी जो फिटनेस जांच है वो आपकी 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएगी। और जो भारी वाहन है, हैवी व्हीकल्स इनको कहा जाता है, इनकी जो फिटनेस जांच है वो 1 अप्रैल, अब इसमें कुछ टैक्सेस में इसमें कुछ इसमें शुल्क भी देना पड़ेगा, हम उसको भी आगे समझाएंगे। तो इसमें 1 अप्रैल
2023 से और बाकी श्रेणियों के लिए 1 जून, यहाँ पे जून आप याद रखिएगा, 1 जून 2024 से शुरू होगा। तो कई बार ये तीनों डेट्स आपको एक साथ दे सकती हैं, आपको लगेगा कि शायद सारे कुछ अप्रैल में है, लेकिन 1 जून 2024 ये क्वेश्चंस में आपको फंसा सकता है। तो आप इसको ख्याल से, आप इसको जब आप टिक करेंगे तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक इसको इस तरीके से देखें, अगर हम इसको एक स्टडी के तौर पर देखें तो अगर 1990 को आदर्श वर्ष मान लिया जाए तो अभी करीब जो है 37 लाख जो व्यावसायिक वाहन हैं और करीब 32 लाख यात्री वाहन हैं, तो इनको खुद ही कबाड़ हो जाना चाहिए। यानी कि इतना बड़ा नंबर जो है ये करीब करीब लगभग इसको लगा लें, दोनों को जोड़ दें, 37 लाख अगर व्यावसायिक वाहन है और करीब 52 लाख यात्री वाहन, इनको जोड़ दिया जाए तो करीब करीब जो ये आपका जिसको कहते हैं कि लगभग 90 लाख हो जाता है, 90 से 1 लाख ही कम होगा। तो इसमें जो है कि यानी कि 1 करोड़ के करीब जो रोड पे भी चल रहा है उन सबको हट जाना चाहिए कायदे से, अगर 1990 को आप आधार वर्ष मान लें। तो इसमें जो ये सारी बातें हुई हैं, तो इसके बाद कुछ डेट्स हैं, इसमें कुछ शुल्क है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस समय जो है कि 68 लाख वाहन हटाए जाएंगे सड़कों से, तो ये एक तरीके की महत्वपूर्ण बात है। और इसमें जो कंपनियों के पास जो होगा वो 25 साल का रोड मैप होगा, यानी कि जो कॉर्पोरेट है वो इसमें 25 साल के रोड मैप पर काम करेगा। अब इसमें जो मुख्य बात है वो ये है, अगर आप इसे एनालिसिस के तौर पर देखते हैं तो इसमें मुफ्त पंजीकरण की बात की जा रही है और इसमें रोड टैक्स में छूट देने की बात की जा रही है। अब ये जो मेजर्स हैं जाहिर है कि इंसेंटिव देने के लिए है। तो पुरानी वाहन को कबाड़ करने पर जो प्रमाण पत्र मिलेगा, जैसे कि मैंने पहले कहा था, तो इससे नई गाड़ी खरीदते वक्त पंजीकरण शुल्क में जो होगा वो छूट मिलेगी और नई गाड़ी में रोड टैक्स में भी छूट दी जाएगी। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि गाड़ी के रख रखाव मरम्मत का जो खर्च है, ईंधन में भी इसकी बचत होगी और पुरानी गाड़ियों के हटने से दुर्घटना का तरीके से खतरा भी कम होगा, यानी कि रोड सेफ्टी पे भी इस पे काम हो जाएगा। और इसमें जो है कि स्वास्थ्य पर, यानी कि जो हेल्थ पर जो प्रदूषण का, जो पॉल्यूशन का दुष्प्रभाव है उसमें भी कमी आएगी। तो ये नोबल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनकी सराहना भी होनी चाहिए। तो इसमें जो मुख्यतः बात है, अगर आप इसको आर्थिक परिदृश्य में देखें तो इसमें जो कमोवेश इसमें बात ये की जा रही है कि इसमें 10,000 करोड़ का निवेश आने की संभावना है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है रोजगार को लेके, तो करीब करीब इसमें 35,000 रोजगार की इसमें बात की जा रही है और ये शीर्ष स्तर पर की जा रही है, यानी कि ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। तो उसका मतलब ये है कि इसमें इसको हकीकत में बदलने के लिए जितने भी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन से मंत्रालय हैं वो सब इसमें जो है कि बहुत जोर शोर से इसमें लग जाएंगे। तो पिछले करीब 23,000 करोड़ रुपए का कबाड़ स्टील भारत को आयात करना पड़ा था, यानी कि 23,000 करोड़ रुपए का कबाड़ जो है पिछले साल आयात हुआ था। तो उन्होंने ये भी कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने कि जो नीति है ये देश में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाएगी और 35,000 से ज्यादा रोजगार का सृजन करेगी। तो ये एम्प्लॉयमेंट में भी जो है, लेकिन ये कितने वर्षों में होगा ये देखने वाली बात है। और इसमें जो है ये नई वाहन नीति है, एक तरीके से जो नई नीति के तहत जो है सरकारी और वाणिज्य वाहन जो है 15 साल बाद और जो निजी वाहन है 20 साल के बाद कबाड़ घोषित हो जाएंगे। तो ये 15 साल के बाद जो है आपका जो सरकारी और वाणिज्य कॉमर्शियल व्हीकल और जो निजी व्हीकल है 20 साल के बाद ये कबाड़ घोषित हो जाएंगे। तो वाहन मालिक को तय समय के बाद वाहन की जांच क्या होगा कि ऑटोमेटेड सेंटर पर करानी ही होगी। तो ये इसमें एक तरीके से बहुत टफ हो जाएगा ये बाकी आगे जाके इसको देखना, लेकिन अगर इससे पहले अगर लोग अपनी पुराने गाड़ियों को निकाल देते तो बेहतर रहेगा। तो इसको एक तरीके से इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म यूज की गई है वो ये है कि इसमें वैज्ञानिक तरीके की बात बार बार की गई है। तो वैज्ञानिक तरीके से हटेंगे अनफिट वाहन। तो ये जो बात है ये आपको अपने आंसर्स में भी लिखनी चाहिए और आपको इंटरव्यूज में भी बोलनी चाहिए। तो उम्र से पहले जो अनफिट व्हीकल्स को वैज्ञानिक तरीके से खत्म किया जाएगा। तो अधिकृत जो स्वचालित परीक्षण केंद्र हैं इनके माध्यम से वाहनों का पंजीकरण भी किया जाएगा। तो यानी कि जो रोड मैप है उसके पीछे जो थिंकिंग है वो बहुत अच्छी बारीक तरीके से माइन्यूट काम इस पर नजर आ रहा है। तो इन सारी जो बातें हैं इसके साथ साथ जो होगा तो 21वीं सदी का जो भारत है वो स्वच्छ, भीड़ भाड़ रहित, सुविधाजनक, गतिशील को लक्ष्य को लेकर चलने की बात इसमें की जा रही है और जो कि समय की मांग है, जो कि न्यायोचित भी लगती है। तो इससे क्या होगा, उद्योग जगत के सभी हितधारकों की बड़ी भूमिका है। और जो नई कचरा वाहन नीति है कचरे से कंचन अभियान और जो साइक्लिक की बात मैं इसमें कह रहा हूँ वो मैं आपको थोड़ी देर में इसको डिटेल से समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले जो होगा इस कबाड़ नीति का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा। तो एक कबाड़ नीति से जो है कि बढ़ेगी इसमें वाहन की बिक्री लागत जो होगी 40% तक इसमें घटने की बात की जा रही है। तो एक तरीके से
जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, अगर आप नितिन गडकरी को इसमें इस मौके पे पहले भी बोलते रहे, देखा है आपने हाईवेज के कंस्ट्रक्शन पे कितने किलोमीटर हम बना रहे हैं, फास्टैग पर किस तरह से सक्रिय हैं। उसके बाद उनका जो ये मानना है, उनका ये कहना है कि कबाड़ नीति से जो वाहन की बिक्री बढ़ेगी, जो डिमांड इसमें एक टाइम के बाद तो इसमें बूस्ट करेगा ही करेगा, और इसमें जो लागत होगी वो 40% इसमें कम करने की बात की जा रही है। और इसमें जो है कि 40,000 करोड़ तक बढ़ सकती है जीएसटी वसूली, ऐसा मानना है। जो आपका सड़क परिवहन मंत्री जो है, उनका ऐसा कहना है कि 40,000 करोड़ के आसपास। तो यानी कि जो ये सारा इकोनॉमिक कैलकुलेशन किया होगा, हम जब उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन बहरहाल अगर सरकार इसको कह रही है तो 40,000 करोड़ तक का जो है कि जीएसटी वसूली जो है कि इससे बढ़ सकती है। अब नए वाहनों पर 5% छूट देने की बात तो इसमें की ही जा रही है। तो इसके बाद जो है कि अब सवाल क्वेश्चन एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि जो पहला कबाड़ केंद्र है वो कौन बनाएगा या कौन बना रहा है। आपको 4 कॉर्पोरेट के नाम दे दिए जाएंगे, तो टाटा मोटर्स आपका सही आंसर होगा। तो टाटा मोटर्स ने अहमदाबाद में कबाड़ केंद्र बनाने के लिए गुजरात सरकार के साथ करार किया। यानी आपसे ये भी पूछा जाता है कि सरकार के साथ करार किया गया है, तो उसमें दिल्ली एक ऑप्शन होगा। लेकिन इसमें क्या है कि गुजरात के साथ टाटा मोटर्स ने अहमदाबाद में कबाड़ केंद्र बनाने के लिए गुजरात के साथ करार किया है। तो टाटा मोटर्स ने यही कहा भी है कि इस तरह से कि इससे जो केंद्र में सालाना जो है 36,000 वाहनों की रिसाइकलिंग की जाएगी, जिसमें निजी और वाणिज्य दोनों तरह की गाड़ियां शामिल होगी। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स आपका सही आंसर होगा। अब इससे जो निवेश बढ़ेगा, जाहिर सी बात है इससे लागत भी घटेगी। तो एक तरीके से जो कबाड़ नीति जो है ये वाहन उद्योग में निवेश बढ़ाएगी, कच्चे माल की लागत में कमी आएगी, क्योंकि उससे जो अब तांबा वगैरह जो निकलता है जो स्क्रैपिंग पॉलिसी के बाद, उसका भी एक इकोनॉमिक वैल्यू तो है ही। तो इससे कंपनी की उपभोक्ता दोनों को लाभ मिलेगा। तो ये नीति जो है ये प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ वाहन क्षेत्र में मौके दिलाएगी। इसलिए वो जो 35,000 का आंकड़ा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है वो इस तरीके से आपको समझना इसमें चाहिए। तो इसमें जो एक चीज और निकल करके आती है कि जो इसमें एक जो बात की जा रही है, तो वाहनों के समय जो रिसाइकलिंग की जाए तो 99% मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इससे कच्चे माल की लागत जो है वो 40% तक जो है कम होने की बात की जा रही है। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं होगा, इतना ओवर सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन बहरहाल इसको मान लेना चाहिए कि इसके आसपास का ये डेटा होगा। तो वाहनों से जैसे एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर, प्लास्टिक, रबड़ जैसे मटेरियल बड़ी मात्रा में मिलेंगे। तो विनिर्माण में तेजी से 35,000 रोजगार, यानी कि इससे रोजगार होगा, एनवायरमेंट होगा। तो एक तरीके से सभी के लिए कॉर्पोरेट साड़ियाँ बढ़ेंगी, नई गाड़ियाँ आएंगी, से रोड एक्सीडेंट्स में कमी आएगी काफ़ी हद तक। तो इसको लेकर के जो ये है कि इससे विन विन सिचुएशन के तौर पर इसे सभी के लिए देखना चाहिए। तो इसको एक तरीके से ये, अब सवाल ये उठता है कि फिटनेस टेस्ट में फेल होने पर कबाड़ हो सकती है कार, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको सारी डेट्स बताई हैं, तो नई कार की कीमत जो है 6% घटेगी। और जो दूसरे सभी प्रकार के वाहन हैं जो वो है कि 1 जून 2024 से फिटनेस परीक्षण इनके लिए अनिवार्य कर जाएगा। और ये फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ये कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको बताता चलूँ। तो गाड़ियों को दोबारा रजिस्टर कराने के लिए ऑटोमेटेड जो फिटनेस सेंटर्स हैं ये सर्टिफिकेट्स में पाया जा सकेगा। तो ये देश में कई हिस्सों में खोला जाएगा। ज़्यादा प्रदूषण करने वाली गाड़ियों को पहली बार में अयोग्य घोषित किया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी गाड़ी का मालिक अगर दूसरी बार इसके फिटनेस को दिखाने का मौका दिया जाएगा, लेकिन दूसरी बार भी गाड़ी टेस्ट में फेल होती है, तो गाड़ी को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। यानी कि तब इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं रह जाएगा, बस स्क्रैपिंग फाइनल डेस्टिनेशन हो जाएगा। तो अब इससे होगा कि किससे फायदा कैसे मिलेगा, आप ये सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर कोई जिस तरीके से 6 लाख की गाड़ी है मान लीजिए, तो उसमें अगर वो अपनी पुरानी कार को स्क्रैपिंग सेंटर में बेच दिया है, तो आपको जो मिलेगा स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के आधार पर नई कार में जो शोरूम कीमत होगी उसमें 30,000 के आसपास की आपको छूट मिल सकती है। इसी तरीके से अगर कार जो है आपकी 10 लाख रुपए की कीमत की होती है, तो इसके एवज में जो शोरूम प्राइस के मुकाबले 50,000 के आसपास इसकी बचत हो सकेगी। और ये कब से शुरू होगा, तो योजना की शुरुआत जो है हैवी कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए 1 अप्रैल 2023 से फिटनेस टेस्ट से गुजरना अनिवार्य हो जाएगा, जबकि दूसरे सभी प्रकार के वाहनों के लिए 1 जून 2000 तरीके से चरणबद्ध तरीके से फिटनेस परीक्षण जो है इससे अनिवार्य कर दिया जाएगा। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये निकल करके आती है कि इसमें कुछ सवाल उठते हैं कि सबसे पहले जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, इसमें सर्कुलर इकोनॉमी की बात की गई है। तो सर्कुलर इकोनॉमी दरअसल है क्या? तो सर्कुलर इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो ये डिपेंड करती है सर्कुलर इकोनॉमी कि किस तरीके से रीयूज हो रहा है, या उसके साथ शेयरिंग हो रही है, या उसका जो रिपेयर है, या एक तरीके से उसमें कितना पैसा रिम्बर्स किया जा रहा है, या रीमैन्युफैक्चरिंग में, या रिसाइकलिंग जो उसमें जो रॉ मटेरियल का है या जो रिसोर्सेज का है, वो किस तरीके से एक तरीके का लूप बनाते हैं, ये क्लोज सिस्टम बनाते हैं, जिसमें क्या होगा कि मिनिमाइज हो जाएगा आपका रिसोर्सेज का यूज जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, जनरेशन ऑफ वेस्ट जो होगा, पॉल्यूशन और कार्बन इमिशन। तो ये सब जो है एक तरीके से अगर आप एक लूप के तौर पर इसे देखें, तो जब एक कार स्क्रैप होती है, तो जब उसका जो
मेटल है, जैसे जैसा आप उसका आयरन है, उसमें इस्पात है, स्टील है, और उसके जो अदर पार्ट्स हैं, तो उसमें अगर ये देखें कि ये जो है कि रिफर्निश्ड हो सकते हैं, और एक तरीके से इनको जो होगा दोबारा से यूज में लाया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो अगर रिसाइकिल्ड जो स्टील मिलेगा हमें, वो जो होगा आपका स्क्रैप के साथ जो मिलेगा, तो वो जो होगा सीट और प्लास्टिक पार्ट्स, इनका भी हमें मिल सकता है। तो ये वैल्यू एक स्क्रैप इकोनॉमी की तरफ ये इशारा करती है, ऐसा सरकार का मानना है। तो ये जो एक सिमिलर तरीके से अगर इसे देखें, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ इशारा करती हैं कि स्क्रैच, जैसे कि अब इसका पैरेलल ड्रॉ करके आप इसको समझने के लिहाज से समझे कि जैसे पुराने जहाज जो होते हैं बंदरगाहों पर आपने देखे होंगे, तो जो ओल्ड शिप्स होते हैं वो किस तरीके से जैसे शिपिंग में से अलांग शिपिंग यार्ड गुजरात में है, वहां पर आप देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलांग शिपिंग यार्ड है कहाँ पर, शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है वो अलांग शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है वो गुजरात में है। तो सर्कुलर इकोनॉमी के जो प्रोडक्ट्स होंगे, मटीरियल और उसके अंदर जो इक्विपमेंट होंगे और उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से उसमें जो यूज होगा, तो ये अगर इन सबको तो इससे क्या होगा, एक टाइम के बाद इसमें प्रोडक्टिविटी दिखने लगेगी। तो इस आधार पर सरकार का ये मानना है कि एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ ये सारा का सारा बढ़ जाएगा, जिससे सभी स्टेक होल्डर्स को फायदा होने जा रहा है। तो ये जो इसमें बात निकल करके आती है वो ये आती है कि इसके अंदर जो है कि कितने इसमें लगभग लगभग व्हीकल आ जाएंगे। तो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो है 51 लाख जो है लाइट व्हीकल्स हैं, जिसमें जो 20 साल से पुराने हैं, और 34 लाख हैं जो 15 साल के आसपास हैं। तो यानी, और इसमें जो 17 लाख हैं वो मीडियम और हैवी कॉमर्शियल व्हीकल हैं, लेकिन वो 15 साल के बाद हैं। तो इनका जो वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट के आधार पर इन्हें पता चलेगा। लेकिन ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ ये आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का ये डेटा है। तो इसके साथ साथ अगर आप देखें, तो ये जो एक तरीके से जो व्हीकल ओनर है, इनको एक तरीके से बाध्य नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनको बराबर मौके दिए जा रहे हैं। और उनको इसमें शुल्क की भी इसमें बात की गई है कि कितना कितना उनको पैसा देना पड़ेगा। 200 से 300, कहीं कहीं किसी किसी केस में 400 रुपए तक जो होगा आपको इसमें शुल्क देना पड़ सकता है, कि कितना इसमें आपका एक तरीके से पैसा इसमें लगने वाला है। तो उसके तहत जो होगा आपका, अब ये देखा जाएगा कि ये इकोनॉमी को कैसे हेल्प करेगा। इस पर हमने काफी बात की है। तो इसमें जो होगा कि फिटनेस सेंटर्स की जो इसमें हमने बात की थी, कि इसमें जो होगा कि अगर जैसे मान लीजिए कि सरकार एक डिस्ट्रिक्ट्स में जानना चाहती है कि कितने जाना चाहती है, तो इसको एक थोड़ा सा फ्रेमवर्क इसको तैयार करना होगा। तो सेंटर जो है एक तरीके से मॉडर्न इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेट सेंटर्स जो हैं, ये 17 करोड़ रुपए सभी राज्यों की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। तो इसमें जो सैंक्शन है 26 ऐसे मॉडल सेंटर्स की तरफ ये सैंक्शन हो चुके हैं। तो जो केंद्र है, जो उन्होंने एक तरीके से ये भी देखा है, कहा है कि जो व्हीकल ओनर्स हैं इनको जो है कि लंबी दूरी ट्रैवल नहीं करनी पड़ेगी, तो उसकी एक व्यवस्था की जाएगी, लेकिन समय के साथ ये होगा। तो इसके साथ साथ जो इसमें महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है वो ये आती है कि जो ग्रीन पुश में जो की चैलेंजेस हैं, जैसे कि मैं आपको एक बार इसका रिकैप दे देता हूं। जो की चैलेंजेस हैं वो आपका ये होगा कि इंसेंटिव स्क्रैपिंग व्हीकल्स का 15 साल, और उनको रिप्लेस किया जाएगा नए व्हीकल से, जैसे कि ग्रीन पुश को, यानी कि एनवायरनमेंट की तरफ इसे सहूलियत मिलेगी। और ये एक इंटीग्रेटेड स्क्रैपिंग सिस्टम जो होगा, जो इंटीग्रेटेड स्क्रैपिंग सिस्टम होगा, उसमें जो होगा फिटनेस अक्रॉस द कंट्री की इसमें बात की जा रही है। और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इसमें एडवाइस किया जाएगा, ताकि वो जो है रोड टैक्स पे कुछ रियायत दें, कुछ रिबेट दें, जिससे कि जो है कि कंज्यूमर्स को फायदा हो, जिससे कि लोग इसमें स्वेच्छा से इसमें कंपल्शन ना करना पड़े। तो ये जो होगा 25% तक दें पर्सनल व्हीकल पे, ये 15% तक दें कॉमर्शियल व्हीकल में, 25% तक पर्सनल व्हीकल में। अगर रोड टैक्स में कमी लाते हैं तो काफी ज्यादा जो इससे होगा कि एक तरीके की नई क्रांति के तौर पर ये हो सकता है। तो इसके साथ साथ जो होगा आपका, इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है वो ये निकल करके आती है कि जो जैसे मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं कि अगर स्क्रैप इंपोर्ट की बात करें, तो अगर हमने जो इंपोर्टेड स्क्रैप है ये करीब करीब 23,000 करोड़ का पिछले साल हमने लिया है कंट्री के अंदर। तो इसमें जीरो इमिशन की बात करें, ये मैंने जैसे पहले डिटेल में आपको बताया था। तो इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें कुछ डेडलाइंस हैं, इसमें कुछ एक तरीके से इसमें आधार बनाया गया है, इसमें आपको प्रॉब्लम जो है उसको समझाने का प्रयास किया गया है। 1990 के आधार वर्ष का हमने केस स्टडी हमने दिल्ली की इसमें ली। तो इन तमाम बातों को करने के बाद जो ये है कि नई दिशा में, और इसका जो असर है, चाहे वो डिमांड में हो, कॉर्पोरेट सेक्टर के बूस्ट में हो, ग्रीन तरीके से हो, कंज्यूमर्स को हो, और इससे रोड सेफ्टी में भी एक नई क्रांति आने की इसमें पूरी पूरी संभावना है। और सरकार ने इसको काफी मेटिकुलसली प्लान आउट किया है, और एक अच्छे विजन के साथ, अच्छी नीयत के साथ इससे आगे बढ़ने की दिशा में काम करने के लिए सरकार ने लचीला रुख भी एक प्रॉमिस किया है कि समय आने पर वो एक लचीला रुख इसके साथ अख्तियार करेंगे। और ताकि अगर इसमें सभी की मिलकर के भागीदारी होगी, तो इससे जरूर हिंदुस्तान की आवाम को जरूर फायदा होगा, और इससे हम एक बेहतर क्लीन एनवायरनमेंट की तरफ इसमें बढ़ जाएंगे। चलिए आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।